स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा BA सेकेंड ईयर साइकोलॉजी मनोविज्ञान पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी लास्ट वीडियो में भी हमने BA सेकेंड ईयर के पेपर को सॉल्व किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 80 से लेकर क्वेश्चन नंबर 95 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। और यह कहा गया था कि अगर आप सभी चाहेंगे, कमेंट करेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में भी पेपर को सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। हमारे चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी यानी समाज मनोविज्ञान, एबनॉर्मल साइकोलॉजी या जिसे साइकोपैथोलॉजी भी कहते हैं, असामान्य मनोविज्ञान या मनोरोग विज्ञान, जनरल साइकोलॉजी, सामान्य मनोविज्ञान या कहीं पर इसको बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस के रूप में भी जाना जाता है, इन सभी के कंप्लीट नोट्स चैनल पर प्रोवाइड हैं। इनके साथ साथ MCQ टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो BA सेकेंड ईयर मनोविज्ञान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का पहला क्वेश्चन था, सोशल साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ। समाज मनोविज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन है किसका? तो इसके अंतर्गत तीनों ही ऑप्शन आपके आते हैं। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में परिवार का अध्ययन, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति का, समाज का वृहद रूप से अध्ययन। तो इसीलिए जो आपका ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी, वह सही होगा यहाँ पर। और जिसने भी ऑप्शन डी को टिक किया होगा उसको मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, समाज मनोविज्ञान है। समाज मनोविज्ञान क्या है? साइंस साइड का सब्जेक्ट है, आर्ट साइड का सब्जेक्ट है, दोनों है या कोई भी नहीं? समाज मनोविज्ञान एक विज्ञान और कला दोनों के अंतर्गत आता है, क्योंकि मनोविज्ञान एक विज्ञान है, लेकिन अगर हम समाज की बात करें या आपने समाजशास्त्र पढ़ा होगा तो वो एक आर्ट साइड का सब्जेक्ट है। और यहाँ पर समाज मनोविज्ञान की बात की जा रही है, तो एक तरीके से कला और विज्ञान दोनों के अंतर्गत आता है। तो आप ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, समाज मनोविज्ञान में कौन सी विधियाँ प्रयोग की जाती हैं? तो समाज मनोविज्ञान में फील्ड एक्सपेरिमेंट्स, कोरिलेशनल मेथड, सर्वे मेथड, ये सभी यूज किए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक मनोवैज्ञानिक अध्ययन के उद्देश्य क्या हैं? तो समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत आपने वीडियोस देखा है और उसमें आपने पढ़ा भी है, जाना भी है कि समाज मनोवैज्ञानिक का जो उद्देश्य रहता है वो व्यक्ति विशेष को और समूह को जानना होता है, वास्तविकता को परिभाषित करना होता है, और इसके साथ साथ दो चरों में क्या संबंध होता है उस संबंध को पहचानना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तिगत साक्षात्कार, पैनल सर्वे तथा टेलीफोन सर्वे निम्न में से किसके प्रकार हैं? तो ये आपका सर्वे मेथड के टाइप्स हैं। तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक मानकों, मूल्यों आदि को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने वाले और उसका फैलाव करने की प्रक्रिया कहलाती है। आपके ऑप्शन है सोशल परसेप्शन, सोशल कॉग्निशन, सोशलाइजेशन, ऑल ऑफ एवर। तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी यानी सामाजिक प्रत्यक्षीकरण, सामाजिक संज्ञानात्मकता, सामाजिकरण, ये सभी सामाजिक मानकों, मूल्यों आदि को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने और उसका फैलाव करने की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं।
तो आप ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सामाजिकरण किन तरीकों से होता है? तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन डी सही होगा कि सामाजिकरण इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, इंटरनलाइजेशन, यानी इन तीनों के द्वारा होता है और इसीलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। सामाजिकरण के एजेंट कौन नहीं है? तो समाज मनोविज्ञान से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं। आप उनमें सामाजिकरण, पूर्वाग्रह, मनोवृत्ति, इन सभी के बारे में जान सकते हैं और इसीलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि उनका एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पर, अगर आप वीडियो को देखेंगे थ्योरी पोर्शन वाली वीडियो को, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। सामाजिकरण का एजेंट कौन नहीं है? तो आपने देखा है अगर समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत सामाजिकरण का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो परिवार होता है, साथी संगी होते हैं, स्कूल होता है, ये सभी सामाजिकरण के माध्यम हैं, सामाजिकरण के एजेंट हैं। लेकिन भौगोलिक वातावरण इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो आप ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पर जो इंग्लिश में वर्ड लिखा गया है, इंग्लिश में सेंटेंस है और हिंदी का सेंटेंस, दोनों में डिफरेंस है। हिंदी में आप देखें तो पूछा गया है कि लैंगिक भूमिका किसका परिणाम होता है, बस इतना ही है। लेकिन इंग्लिश को अगर देखें आप तो पूछा गया जेंडर रोल इन इंडियन सोसाइटी इज़ द आउटकम ऑफ, मतलब हिंदी में देखें तो आप इंडियन सोसाइटी वर्ड गायब है। तो अगर हम बात करें इंडियन सोसाइटी की, तो जो जेंडर रोल होता है वो प्रेजुडिस का परिणाम है, पूर्वाग्रह या पूर्व धारणा का परिणाम होता है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी व्यक्ति की एक वस्तु को एक विशेष तरीके से मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इसे हम एटीट्यूड या अभिवृत्ति कहते हैं। अभिवृत्ति में हम क्या करते हैं, एक विशेष तरीके से मूल्यांकन करते हैं। वो मूल्यांकन प्रतिकूल भी हो सकता है और अनुकूल भी हो सकता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, मानसिक रोगों का सबसे पहला वर्गीकरण तंत्र किसने बनाया? हम सभी को पता है एबनॉर्मल साइकोलॉजी की जो सबसे पहली वीडियो थी, हिस्ट्री ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी, उसी में हमने पढ़ा था कि एमिल किपल ने सबसे पहला वर्गीकरण तंत्र बनाया था। तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, मानसिक रोगों का आधुनिक सबसे नया वर्गीकरण है? तो DSM जो कि APA के द्वारा तो APA के द्वारा जो पब्लिश किया जाता है क्लासिफिकेशन सिस्टम यानी DSM, तो DSM का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है DSM-5। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देंगे कि जो यहाँ पर DSM-5 लिखा गया है वो लिखने का तरीका नहीं सही है। DSM-4 तो रोमन में था, DSM-4 TR तक रोमन में था, लेकिन जो DSM-5 आया है वो DSM-5 रोमन में नहीं है, वो न्यूमेरिक में है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस चीज़ को आप आगे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा असामान्य व्यवहार की विशेषता नहीं है? तो जो आपका विस्मरण होता है, विस्मरण असामान्य व्यवहार के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि विस्मरण एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है, एक सामान्य सी बात है। हम सभी कुछ ना कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें असामान्य व्यवहार या असामान्य व्यक्तियों की कैटेगरी में रख दिया जाए। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, किसी वस्तु या पदार्थ से अयुक्ति संगत भय को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके चिंता, डर, फोबिया, कुंठा। एक्चुअली यहाँ पर एक बार फिर से गलती की गई है क्वेश्चन पेपर में। फोबिया इंग्लिश वर्ड है, इसकी हिंदी होती है दुर्भीति, तो यहाँ पर दुर्भीति वर्ड लिखा जाना चाहिए था, जो कि आपका राइट आंसर भी है कि इरेशनल फेयर टू एनी ऑब्जेक्ट और थिंग इज कॉल्ड फोबिया और दुर्भीति।
हिंदी में बात करें तो वो दुर्भीति कहलाता है। तो आप ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, किसी मनोवैज्ञानिक व्याधि में व्यक्ति बार बार अपने हाथ धोता है, मतलब किस मनोवैज्ञानिक व्याधि में? तो यहाँ पर जो आपका ओसीडी होता है, ओसीडी का वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप देखेंगे उसमें 5 मिनट का वीडियो है, सबको समझ में आ जाएगा। मनोग्रसित बाध्यता विकृति के अंतर्गत व्यक्ति बार बार अपने हाथ धोता है, तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, अभिवृत्ति का निर्माण होता है। तो अभिवृत्ति का निर्माण सामाजिकरण के द्वारा भी होता है, अनुबंधन के द्वारा भी होता है, अनुभव के आधार पर भी होता है, तो इसीलिए आपका उपरोक्त सभी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी रूढ़िवादी धारणा की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है, ये नई सूचना पर आधारित होता है। रूढ़िवादी जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग होती है वो नई सूचनाओं पर आधारित नहीं होती है, वो तो पुरानी, बहुत पुरानी ऐसी परंपराएं या ऐसी सूचनाएं उन्हीं के ऊपर बेस्ड होती है और उन्हीं को लोग सच मानते हैं, उसमें चेंजेस लाना ही नहीं चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है वो सही होगा। ये नई सूचनाओं पर आधारित होती है जो कि रूढ़िवादिता से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, बैलेंस थ्योरी ऑफ हाइडर इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पर हैदर लिख गया है, ये हैदर नहीं हाइडर होगा। हाइडर का संतुलन सिद्धांत किससे रिलेटेड है? तो ये आपका एटीट्यूड चेंज से रिलेटेड है, अभिवृत्ति परिवर्तन से संबंधित है। तो आप ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक करेंगे, या जिसने भी टिक किया होगा उसको मार्क्स मिलेंगे। विच एक्टिवेट जेंडर स्टीरियोटाइप, लिंग स्टीरियोटाइप को क्या क्रियाशील बनाता है? तो लिंग स्टीरियोटाइप को जो आपका बैलेंस ऑफ पावर है वो क्रियाशील बनाता है, शक्ति का संतुलन। तो आप ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक करेंगे। सेक्सिज्म इज ए टाइप ऑफ, सेक्सिज्म एक प्रकार का क्या है? तो यह एक प्रकार का पूर्वाग्रह होता है, प्रेजुडिस होता है। तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। आप सभी को हो सकता है दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो, इसलिए मेरी वॉइस पर ध्यान देंगे। पूछा गया है कि कौन से ऐसे कारक हैं जो समाज में पूर्वाग्रह को जन्म देते हैं। तो जो आपका सामाजिक असमानता है, धर्म है, सामाजिकरण है, ये सभी सामाजिक पूर्वाग्रह को जन्म देते हैं या पूर्वाग्रह को जन्म देते हैं। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, थर्स्टन स्केल, लिकर्ट स्केल और बोगार्डस स्केल का प्रयोग क्या मापने के लिए करते हैं? तो इनका प्रयोग हम अभिवृत्ति या एटीट्यूड को मेज़र करने के लिए करते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, पूर्वाग्रह किन साधनों से कम किया जा सकता है? तो पूर्वाग्रह के लिए यहाँ पर जो तीनों साधन बताए गए हैं वो सही है, उनके द्वारा पूर्वाग्रह को हम कम कर सकते हैं। तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, समाज मिति का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो सोशियोमेट्री का डेवलपमेंट किया गया था मोरेनो के द्वारा। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, समूह संरचना के तत्व कौन से हैं? तो सोशल रोल यानी सामाजिक भूमिका और सामाजिक मानक, ये दोनों ही समूह संरचना के तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों बल के समूह के सदस्यों को एक साथ बनाए रखते हैं। मतलब वो कौन सी चीज़ है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों बल के समूहों को एक साथ बनाए रखती है? तो जो ग्रुप कोहेसिवनेस होता है, ग्रुप कोहेसिवनेस में ये चीज़ें होती हैं। तो आपका ऑप्शन
ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, परिवार, खेल समूह और कार्य समूह किसके उदाहरण हैं? तो ये ए और बी दोनों के उदाहरण हैं, क्योंकि जो परिवार है वो आपका प्राथमिक समूह में आ जाता है और कार्य समूह, खेल समूह ये सभी द्वितीयक समूह में आते हैं। तो आप ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक करेंगे। इन ग्रुप और आउट ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो इसे हम वी ग्रुप और दे ग्रुप कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने 28 क्वेश्चंस को कवर किया और नेक्स्ट वीडियो में हम जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।